इस कहानी की शुरुआत में हमें पो बताता है कि वो एक नाइट के साथ मिशन पर निकला था। वो क्लाउस और वरुका के पीछे थे क्योंकि वो 4 तेंशियन हथियारों को इकट्ठा करके शैतानों की सेना को जिंदा करना चाहते थे। इसीलिए वो बाकी के हथियारों को क्लाउस और वरुका से पहले हासिल करना चाहता था। वो अपनी टीम के साथ चाइना से बाहर इंडिया में पहुंच जाता है। उन सभी को इंडिया बहुत ही खूबसूरत लगता है। वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। रुक्मणी रायपुर की लुटेरी थी, इसीलिए वो सभी उसके गाँव की तरफ बढ़ रहे थे। रुक्मणी उन्हें बताती है कि अगर हमें मास्टर मेस्टोडोन के जादुई हथियार स्टोन व्हील को हासिल करना है तो हमें पहले उनके जादुई पेंडेंट को ढूंढना होगा। लीजेंड के अनुसार जो भी उस पेंडेंट को पहन लेता था वो खुद ही स्टोन व्हील्स के पास पहुंच सकता है। ब्लेड रुक्मणी से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास वो पेंडेंट है। रुक्मणी कहती है कि मेरे पास वो नहीं है, पर मेरी पार्टनर दिया के पास है, जो भी मेरी तरह चालू चालबाज चोरनी है। हमारी मुलाकात दिल्ली के सुल्तान को उल्लू बनाते वक्त हुई थी। उसने मुझे लेटर भेजकर उस लॉकेट के बारे में बताया था, पर मैं उस लॉस्ट सिटी में फंस गई थी। इसीलिए अब हमें उस लॉकेट को हासिल करने के लिए मेरे अड्डे पर चलना होगा। कुछ ही देर में वो उस गांव में पहुंच जाते हैं, पर रुक्मणी वहां की हालत देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि पहले जहां चोर और जेब कतरे रहते थे वहां अब लोग खुशी से और ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। वो से कहता है कि लगता है आपके जाने के बाद यहाँ सब कुछ बदल चुका है और अब ये शरीफों का गांव बन चुका है। वो अब अपने दोस्तों के साथ वहाँ खाना खाने लगता है और रुक्मणी वापस से चीजों को चुराने लग जाती है। वो एक कुल्हड़ चुराती है, पर जेश नाम का हाथी उसे देख लेता है और वो रुक्मणी से कहता है कि हमारे इस गांव में चोरों का आना मना है। तभी वहाँ पो आ जाता है जो सिचुएशन को संभाल लेता है और उस कुल्हड़ को वापस कर देता है। वो कहता है कि इन्हें चाय का बहुत शौक है, इसीलिए ये ऐसी हरकतें करती है। अब वो उसे लेकर जाने लगता है, पर जेश एक कलेक्टर था, उसे रुक्मणी की छड़ी पसंद आ जाती है। वो कहता है कि दिखने में कीमती नहीं लगती, फिर भी मैं इसे 7 चांदी के सिक्कों में खरीद सकता हूँ। वो कहता है कि हम इसे नहीं बेचना चाहते, पर वो 50 चांदी के सिक्कों की बोली लगाता है। रुक्मणी उसे देने को तैयार हो जाती है, पर वो कहता है कि बिकाऊ नहीं है और वो रुक्मणी को लेकर वहाँ से दूर आ जाता है। वो रुक्मणी पर गुस्सा करता हुआ कहता है कि तुम अनंत लोक का चाबुक बेच नहीं सकती। रुक्मणी कहती है कि मैं उसे बेचना नहीं चाहती थी, बस मैं उसे चुना लगा रही थी, पर तुमने लगाने नहीं दिया। तभी ब्लेड भी आ जाती है, पर उसके बर्ताव काफी बदल गए थे। पो को इससे बहुत हैरानी हो रही थी। वो उसे कहता है कि पहले तुम हमेशा कहा करती थी कि मिशन पर ध्यान दो, पर वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब वो रुक्मणी का अड्डा ढूंढने लग जाते हैं। रुक्मणी को अपना अड्डा नजर आ जाता है। वो जल्दी से उसके अंदर जाते हैं, पर वो ये देखकर हैरान होते हैं कि अब वो एक खुफिया अड्डा नहीं रहा, बल्कि अब वहाँ एक रेस्टोरेंट खुल चुका है। ब्लेड वहाँ गेम खेलने लग जाती है और रुक्मणी वहाँ एक सीक्रेट बंकर ढूंढने लगती है, जिसमें वो अपने सभी चुराए हुए सामान छिपा कर रखती थी। पो को उस पर शक हो रहा था, इसीलिए वो अपने डेड से कहता है कि मुझे पता लगाना होगा कि रुक्मणी सच में उस पेंडेंट के बारे में जानती है या नहीं। साथ ही ब्लेड के दिमाग में भी कुछ चल रहा है, इसीलिए वो अजीब बर्ताव कर रही है। आपको से बात करनी होगी। पो रुक्मणी के पास आकर कहता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी हमें कहानियां सुनाई थी वो झूठी थी और यहाँ कोई सीक्रेट बंकर नहीं है। तभी रुक्मणी को वहाँ अपनी पार्टनर दिया की आवाज सुनाई देती है, जो इस रेस्टोरेंट की ओनर थी। वो उसे देखकर खुश हो जाती है, पर दिया उसे नहीं पहचानती। रुक्मणी को लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रही है, पर दिया फिर भी उसकी नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। रुक्मणी उसे रोक लेती है और उसे फाइट करने लग जाती है। दिया भी उसके साथ फाइट करने लगती है। वहीं पिंक ब्लेड के पास जाते हैं और उसे अपने साथ किचन में लेकर जाते हैं, जहाँ उसे बताते हैं कि जब मैं जवान था तब मैं हीरो बनना चाहता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे नूडल्स बेचने पड़ेंगे। ब्लेड कहती है कि आप हीरो क्यों नहीं बने, जिस पर वो कहते हैं कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, जैसे जिंदगी जो अपने हिसाब से चलती है और हर एक की लाइफ अलग अलग होती है, पर कभी कभी हमें अपने पुराने रूल को बुलाकर अपने खुद के नए रूल बनाने चाहिए। ब्लेड को इसे समझ आता है कि उसे अब नाइट कोड के हिसाब से नहीं चलना चाहिए और अपने खुद के नए रूल बनाने चाहिए। उसे पो की बातें याद आती है कि कैसे पो की ट्रिक्स की वजह से ही वो वरुका के हाथ से गॉडलेट छीन पाई थी। अब वो रुक्मणी के सीक्रेट बंकर को ढूंढने लगती है। कुछ ही देर में उसे वो बंकर मिल जाता है। वही रुक्मणी अभी भी दिया से फाइट कर रही थी, पर जल्दी दिया हार जाती है और रुक्मणी उसे कहती है कि मुझे सच सच बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर तुम सही बताओगी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। तभी दिया की बेटी पद्मा को भी कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए
अपनी माँ से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। पद्मा नहीं जानती थी कि उसकी माँ एक चोर है और दिया भी उससे ये छिपाना चाहती थी, इसीलिए वो सभी से कहती है कि हम दोनों तो मिलकर बस लाइव शो कर रहे थे। और वो रुक्मणी से कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी पर हमें बैठकर बात करनी होगी। अब वो रुक्मणी और पोको बताती है कि मेरी बेटी पद्मा मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि अब यहाँ पर सब कुछ बदल गया है। तुम्हारे गायब होने के बाद एक डेवलपर ने सारा गांव खरीदकर हमारे सभी चोर साथियों को पकड़ लिया। मेरे पास भी सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं जेल जाती या फिर रेस्टोरेंट चलाती। पो से कहता है कि क्या तुम्हें सचमुच मास्टर मेस्टर डॉन का जादुई लॉकेट मिला था। दिया बताती है कि मुझे वो पेंडेंट मिला था पर मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या करना है, इसीलिए मैंने उसे भेज दिया। पो इससे हैरान होता है, तभी वहाँ ब्लेड आ जाती है जिससे वो लॉकेट मिल गया था। रुक्मणी जब उस लॉकेट को देखती है तो उसे दिया पर गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम धोखेबाज हो। दिया कहती है कि ये सिर्फ एक मामूली नेकलेस है। ब्लेड कहती है कि अगर ये मामूली है तो हम इसे साथ लेकर जा सकते हैं, और वो उसे लेकर वहाँ से भागने लग जाती है। दिया उसे रोकने जाती है। पो और बाकी सभी भी उसके पीछे जाते हैं। ब्लेड उस लॉकेट को लेकर तालाब के किनारे आ जाती है और उसे पानी में फेंकने लगती है। दिया उसे रुकने को कहती है और बताती है कि पेंडेंट कीमती है पर ये मास्टर मेस्टेडोन का पेंडेंट नहीं है, क्योंकि मैंने उस पेंडेंट को जेस नाम के कलेक्टर को भेज दिया है। पो भी सभी के साथ वहाँ जाता है। दिया कहती है कि जेश वही इंसान है जिसने इस गांव को शरीफों का गांव बनाया, और मैंने ये पेंडेंट रुक्मणी के लिए संभाल कर रखा था। और रुक्मणी को पेंडेंट दे देती है क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। दिया कहती है कि अगर तुम मास्टर मेस्टेडोन का जादुई लॉकेट हासिल करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और वो वापस उन्हें अपने रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। वही हम क्लाउस और अरुका को देखते हैं जो समुद्र में आगे बढ़ रहे थे। वो मास्टर ओट्रिच के जादुई हेलमेट को ढूंढ रहे थे जिससे किसी भी चीज को हवा में उड़ाया और कंट्रोल किया जा सकता था। वो तेंगशेन के चारों हथियारों में आखिरी हथियार था। वह रुका अपने भाई से कहती है कि कहानी के अनुसार वो हेलमेट एक आइलैंड पर मौजूद है जहाँ नॉर्थ साउथ से मिलता है, और वो उसी तरफ आगे बढ़ रहे थे। क्लाउस अनंत लोक के चाबुक को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था पर उससे कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए वो रुका को बताता है कि यह चाबुक नकली है। तभी वो बोट हिलने लगती है और रहस्यमय तरीके से हवा में उड़ते हुए एक आइलैंड की तरफ बढ़ने लगती है। वह रुका अपने भाई से कहती है कि शायद हेलमेट खुद ही हमें अपने पास बुला रहा है। कुछ देर बाद जब उनकी आँख खुलती है तो उस आइलैंड पर पहुंच गए थे और उनका जहाज पेड़ों के ऊपर अटक गया था। वह रुका क्लाउस से कहती है कि जरूर उस हेलमेट को कोई कंट्रोल कर रहा है। तभी वहाँ कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो उनके खाने के सामान चुराने लगते हैं। वो दोनों उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर वो उड़ रहे थे जिससे वो उन्हें नहीं रोक पाते और वहाँ से चले जाते हैं। क्लाउस अपने काले जादू से बेलों को कंट्रोल करती है और अब वो दोनों नीचे जंगल में आ जाते हैं। वह रुका अपने भाई से कहती है कि जैसे ही मुझे वो हेलमेट मिलेगा मैं यहाँ के सभी लोगों को मार दूंगी और इस आइलैंड को पानी में डुबो दूंगी। तभी उन्हें झाड़ियों से आवाज आती है। वह रुका बेलों की मदद से उस लुटेरे को पकड़ लेती है और वो उसे कहती है कि हमें हेलमेट तक पहुँचा दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। क्लाउस जब लुटेरे को देखता है तो उसे पहचान जाता है कि वो नाइजल है और उसे आजाद कर देता है क्योंकि वो सभी क्लाउस और वरुका के ही साथी जादूगर थे जो उनके साथ इंग्लैंड में रहा करते थे। नाइजल उन्हें बताता है कि जब वरुका को रानी ने पकड़ लिया तो हमें मजबूरन भागना पड़ा और हम यहाँ गए। वहीं ब्लेड दिया से पूछती है कि हम जेस से पेंडेंट कैसे हासिल कर सकते हैं। वो उन्हें बताती है कि जेस एक कलेक्टर है और जब उसे कोई चीज पसंद आ जाती है तो उसे हासिल करके रहता है। वो कहता है कि ये तो वही आती है जिससे हम उस दिन मिले थे और इसके इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे थे। रुक्मणी कहती है कि हम उससे नहीं डरते, हमें वो लॉकेट हासिल करने के लिए एक प्लान बनाना होगा। दिया उसे समोसे को जादुई पेंडेंट और रोटी को जेश बनाकर समझाती है कि जेश के खजाने में से वो लॉकेट सबसे कीमती चीजों में से एक है और जेश उसे अपने प्राइवेट कलेक्शन में रखता है जहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और उस दरवाजे की चाबी सिर्फ जेश के पास रहती है, इसीलिए हमें सबसे पहले उस चाबी को हासिल करना होगा। रुक्मणी उन्हें अपना प्लान बताती है कि ब्लेड जेश का ध्यान भटकाएगी और मैं मौका पाकर उससे चाबी हासिल कर लूंगी और लॉकेट को चुराकर जेश को चाबी वापस लौटा दूंगी जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि लॉकेट चोरी हो चुका है। वो कहता है कि हम सब पार्टी में कैसे घुसेंगे। दिया बताती है कि आज रात जेश की हवेली में एक एंगेजमेंट पार्टी होने वाली है, इसीलिए तुम भीड़ में मिलकर पार्टी में घुस जाना। अब रात होने पर वो ऐसा ही करते हैं, वो बेश बदल कर पार्टी में घुस जाते हैं। ब्लेड प्लान के मुताबिक जेश से बात करने लगती है
है और उसका ध्यान भटकाने लग जाती है। पर रुक्मणी अपने प्लान से भटक जाती है और वहाँ लोगों की ज्वेलरी चुराने लगती है। पिंग पो को इस बारे में बताते हैं कि रुक्मणी चोरी करने में लगी हुई है, इससे हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। पो अब खुद ही अंदर जाकर चालाकी से जेश के पास जाकर उस कमरे की चाबी को चुरा लेता है और अब वो गार्ड से बचते हुए उस कमरे में आ जाता है जहाँ मास्टर मेस्टेडोन का लॉकेट रखा हुआ था। उसके डेट भी वहाँ पर आ गए थे। पो अब दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। उसे वो पेंडेंट नजर आ जाता है। वो तेजी से वहाँ जाने लगता है पर पिंग उसे रोकते हुए बताते हैं कि आगे घंटियों का एक जाल है, इसीलिए पो को रस्सियों से बचकर उस पेंडेंट तक पहुँचना था। पो अपनी कुंग-फू स्टाइल में उन रस्सियों से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था। रुक्मणी भी अब वहाँ पर आ गई थी। वो पो के करतब देखकर हैरान थी। पो उस पेंडेंट तक पहुँच जाता है पर उसे हासिल नहीं कर पा रहा था। पिंग उसकी तरफ 24 स्टिक फेंकते हैं जिससे वो उस पेंडेंट को हासिल कर लेता है। तभी ब्लेड भी वहाँ आ जाती है और अब वो सभी बाहर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि दिया की बेटी पद्मा के साथ ही जेश की सगाई होने वाली थी, जिससे वो समझ जाते हैं कि दिया ने उन्हें फंसाया है। दिया उन्हें गार्ड की मदद से चारों ओर से घेर लेती है और पो के हाथ से पेंडेंट लेकर जेश से कहती है कि मुझे पता था कि आज इसकी चोरी जरूर होगी और मैंने इन चोरों को पकड़ लिया। अब आप मुझ पर भरोसा करके मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। रुक्मणी कहती है कि हमने कोई चोरी नहीं की, पर तभी उसकी चुराई हुई सारी चीजें बाहर निकल आती है। जेश भी उसे पहचान लेता है। वो उसे कहता है कि तुम तो वही हो जो मुझे बाजार में मिली थी और वो अब दिया से कहता है कि पहले मुझे तुम पर शक था पर तुमने इन चोरों को पकड़ाकर ये साबित कर दिया कि तुम वफादार हो, इसीलिए अब हमारे दोनों परिवार एक हो सकते हैं और आज ही मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। रुक्मणी को दिया पर गुस्सा आता है पर गार्ड उसे पकड़ लेता है और अब पो और उसके साथियों को एक कमरे में डाल दिया जाता है और रुक्मणी को जेश अपने साथ लेकर जाता है क्योंकि उससे वो छड़ी हासिल करना चाहता था। पर रुक्मणी ने उस छड़ी को कहीं छिपा दिया था। वो जानती थी कि जेश उस छड़ी को हासिल करना चाहेगा। रुक्मणी जेश से कहती है कि दिया एक मशहूर चोरनी है और तुम उसकी बेटी से शादी क्यों कर रहे हो। जेश उसे कहता है कि मैं जानता हूँ, मैंने इस गाँव का हर एक कोना खरीद लिया है सिवाय उस रेस्टोरेंट को छोड़कर, क्योंकि जब मैं उसे लेने वाला था तब दिया ने मुझसे कहा कि वो उसकी बेटी की शादी मुझसे करवा देगी। पद्मा खूबसूरत है इसीलिए मैं मना नहीं कर पाया, पर जैसे ही मेरी शादी उससे होगी और मैं पेंडेंट उसके गले में डालूंगा तब से मुझे उसकी जमीन पर भी कानूनी हक मिल जाएगा और मैं उस रेस्टोरेंट को तोड़कर वहाँ रिक्शा की पार्किंग बनवा दूंगा जिससे हर तरफ रिक्शा ही रिक्शा होगी। और अब वो अपनी शादी के लिए वहाँ से निकल जाता है। रुक्मणी भी वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाती है। वो पास पड़े एक चाकू को अपनी पूंछ की मदद से पकड़ लेती है जिससे वो रस्सियों को काटकर आजाद हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं क्लाउस और वरुका अपने जादूगर साथियों को देखते हैं जो अब वहीं पर आइलैंड पर अपना घर बनाकर रहने लग गए थे। क्लाउस नाइजल से पूछता है कि तुम लोग यहाँ कैसे आए, तो वो बताता है कि जब तुमने ब्लेड के भाई एल्फी को मार दिया तो नाइट्स हमारी जान के दुश्मन बन गए। वरुका को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। हमें लगा कि तुम दोनों मर गए, इसीलिए हमें मजबूर होकर इंग्लैंड छोड़ना पड़ा। महीनों तक हम एक ठिकाने की तलाश में सफर करते रहे, लेकिन एक दिन हम अचानक इस आइलैंड की तरफ खींचे चले आए और इस आइलैंड को ही अपना घर बना लिया। पर यहाँ के पौधे और फल जहरीले थे। हमें लगा कि हम भूख से मर जाएंगे, पर तभी हमें एक हेलमेट मिला जो हवाओं को काबू कर सकता था और उसकी मदद से ही हम यहाँ आसपास के गुजरने वाले शिप को लूटते हैं। वरुका से पूछती है कि अब वो हेलमेट कहाँ है, तो बताता है कि वो हेलमेट हमारे लीडर के पास है। वरुका को इससे गुस्सा आता है क्योंकि वो खुद को ही उन सभी का लीडर मानती थी। नाइजल अपने लीडर को बुलाने के लिए चला जाता है। क्लाउस वरुका को शांत रहने को कहता है। वरुका कहती है कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, जैसे हमें हेलमेट मिल जाएगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं ब्लेड पो को बताती है कि हमें कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा और उस पेंडेंट को हासिल करना होगा। ब्लेड वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, तभी उसे हवा की आवाज सुनाई देती है क्योंकि वहाँ एक आर्टिफैक्ट के नीचे सुरंग थी और अब वो उसकी मदद से वहाँ से निकल जाते हैं और चुपके से शादी में आ जाते हैं। उन्हें वो पेंडेंट भी नजर आ जाता है। जेश भी वहाँ पर आ गया था और शादी की रस्में अब शुरू होने वाली थी। वो एक प्लान बनाता है कि मैं ब्लेड के साथ नीचे जाकर गार्ड के साथ फाइट करूंगा और डेड पेंडेंट को हासिल कर लेंगे और फिर हम सभी यहाँ से निकल जाएंगे। अब वो दोनों नीचे आ जाते हैं। जयेश उन्हें कहता है कि तुमने भागने की कोशिश की पर अब मेरे गार्ड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गार्ड उन पर हमला करने लग जाते हैं और उनके पास एक खास तरह की ब्लेड थी
पो और ब्लेड उनसे फाइट करने लग जाते हैं। महेश अब पद्मा के साथ शादी करने लग जाता है। दिया भी ब्लेड पर हमला करने लगती है पर रुक्मणी वहां आकर उसे बचा लेती है। अब वो वहां छिपाई हुई अपनी छड़ी भी बाहर निकाल लेती है और दिया से फाइट करने लग जाती है। जयेश अब पेंडेंट पद्मा को पहना देता है जिससे उनकी शादी पूरी हो जाती है। पो और उसके साथी से परेशान होते हैं पर तभी पिंक उस पेंडेंट को छीन लेते हैं लेकिन वो गलती से नीचे गिरकर टूट जाता है जिससे वहाँ चारों तरफ अंधेरा होने लगता है और उस पेंडेंट के टुकड़े ग्लो करने लगते हैं। वो एनर्जी पिंक के अंदर चली जाती है। सभी हैरान थे कि यहाँ क्या हो रहा है पर वो समझ गया था कि उसके डेट के अंदर कोई बुरी आत्मा चली गई है। तभी पिंक कहते हैं कि मैं कोई तुम्हारा डेट नहीं बल्कि मास्टर मेस्टेडोन हूँ क्योंकि उनके अंदर मेस्टेडोन की आत्मा आ गई थी। वो उन पर हमला करने लगते हैं और कहते हैं कि कोई भी टेंशन हथियारों को हासिल नहीं कर सकता। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हम उन हथियारों को बचाना चाहते हैं पर वो उनकी नहीं सुनते और उन पर हमला करने आने लगते हैं पर वो सभी सुरंग से होते हुए गटर में चले जाते हैं। वही हम क्लाउस और अरुका को देखते हैं जिनके पास उन जादूगरों का लीडर आता है। उसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक मामूली सा नौकर कायल था पर उन जादूगरों ने उसे अपना महा जादूगर बना दिया था। वो क्लाउस और अरुका को देखकर खुश होता है। वो हमेशा गिटार बजाया करता था। वो अरुका उस पर गुस्सा होती है और पूछती है कि वो हेलमेट कहाँ है तो वो उन्हें अपना छिपाया हुआ हेलमेट दिखाता है। वो अरुका ये देखकर अपने गॉडलेट को एक्टिवेट कर लेती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे इस हेलमेट को भी छीन लूंगी। तुम बिल्कुल भी महा जादूगर बनने के हकदार नहीं हो। कायल कहता है कि मैं खुद अपनी मर्जी से लीडर नहीं बना, इन सभी ने मुझे लीडर बनाया क्योंकि मैंने इन सभी को बचाया था। ये हेलमेट मुझे जहाजों को यहाँ आइलैंड पर लाने की काबिलियत देता है जिससे हम उन्हें लूटकर खाना इकट्ठा कर पाते हैं लेकिन अगर तुम इसे ले गई तो हम सभी मर जाएंगे। और अब वो हेलमेट पहनकर उड़ने लग जाता है। वह रुका कहती है कि 15 साल पहले जब मैं गिरफ्तार हुई थी तब तुम सभी ने भी मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, इसीलिए तुम सभी मेरे लिए 15 साल पहले ही मर चुके हो। और अब वो बेलों की मदद से उसे पकड़ लेती है। वहीं ब्लेड एक रस्सी को काट लेती है और पो को बताती है कि जब तक तुम्हारे डेट के अंदर से शैतानी आत्मा नहीं निकल जाती हम उन्हें बांध कर रखेंगे। तभी मास्टर मेस्टेडोन वहाँ जाते हैं। पो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है पर उन्हें नहीं पकड़ पाते, इसीलिए वहाँ से भागने लग जाते हैं। पो इससे अपने दोस्तों से अलग हो जाता है और नाले के एक किनारे पर आ जाता है। तभी मास्टर मेस्टेडोन भी वहाँ पर आ जाते हैं। पो ने कहता है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम भी इन टेंशन हथियारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। मेस्टेडोन कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे दोस्त मुझे रस्सी से क्यों पकड़ना चाहते हैं। और अब वो ब्लेड और रुक्मणी पर अपने फ्रेशर पॉइंट टेक्निक से हमला करके उनकी बॉडी को पैरालाइज कर देते हैं जिससे उनकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है और वो हिल नहीं पाते। पो मेस्टेडोन से पूछता है कि आप एक पेंडेंट के अंदर क्यों छिपे हुए थे तो उसे बताते हैं कि हजारों सालों से मैंने अपने स्टॉर्म व्हील का लोकेशन सभी से छिपा कर रखा। उन्हें जो भी हासिल करना चाहता है उन्हें मैं खत्म कर देता हूँ। कुछ लोग बुराई के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ अच्छाई के लिए, लेकिन मेरा काम उनकी सुरक्षा है, इसीलिए मेरे लिए सभी बुरे हैं और मैं सभी को खत्म कर दूंगा। और अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। वो अब पो से फाइट करने लग जाते हैं। पो अपने डेट पर हमला नहीं करना चाहता था पर ब्लेड उसे कहती है कि तुम्हें उनसे लड़ना ही होगा, पर वो ऐसा नहीं करता और मेस्टेडोन के अंदर छिपे अपने डेट से बात करने की कोशिश करता है। वो उन्हें कहता है कि ये बॉडी आपकी है इसीलिए आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। मेस्टेडोन अब पो के अनंत लोक का चाबुक भी छीन लेते हैं और उसे मारने लगते हैं पर तभी पिंक अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं जिससे वो नॉर्मल हो जाते हैं। वो इससे खुश होता है। पिंक उसे कहते हैं कि वो मास्टर मेरे दिमाग पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ तो मेस्टेडोन उसकी बॉडी में आ जाते हैं और वो पो को मारने लगते हैं। वो उन्हें कहता है कि हमें आपकी मदद चाहिए क्योंकि दो जादूगर स्टॉर्म व्हील को हासिल करने के लिए जा रहे हैं। वो हथियारों में कैद आत्मा को आजाद करके उनकी सेना बनाना चाहते हैं, इसीलिए हमें उन्हें रोकना होगा। मेस्टेडोन उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं कायल अपनी पावर से उन बेलों को तोड़ देता है और उस जहाज को उड़ाने लग जाता है। वो
वरुका को कहता है कि हम यहाँ आजाद हैं, तुम भी हमारे साथ रह सकती हो, पर वरुका उसकी नहीं सुनती और उस पर हमला करके उसे बोट से गिरा देती है। अब वो उस हेलमेट को पहन लेती है, पर वो शिप अब नीचे गिर रहा था, पर वरुका उसे हेलमेट की मदद से कंट्रोल करके बचा लेती है और अपने भाई के साथ वहाँ से निकल जाती है। वहीं मेस्टेडोन पो और उसके साथियों को बताते हैं कि मैंने स्टॉर्म व्हील को कई समुद्रों पार छिपाया हुआ है, इसीलिए हमें काफी लंबा सफर तय करना है। पो कहता है कि क्या हमें उन्हें ढूंढने